बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, कल 28 मार्च यानी ज्योग्राफी का यूपी बोर्ड में के द्वारा एग्ज़ाम है। तो आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के बारे में यानी भूगोल के बारे में ही बात करने वाले हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें रिवीजन करना है या जो अभी तक भी बुक्स को नहीं पढ़ पाए या कवर नहीं कर पाए, तो इस वीडियो से वो बहुत अच्छे से इसको हेल्पफुली कवर कर सकते हैं। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक बुक भी नहीं पढ़ी तो उसको भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को बस आपको देख लेना है, क्योंकि कंप्लीट कंटेंट लाया हूँ। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर बहुत ही आसान लगेंगे आपको, बहुत ही आसान भाषा में है। और साथ ही आप इसको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे आंसर लिखने के लिए इसको देखने के बाद। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और बहुत ही हम जल्दी कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये जो आपकी 2 पुस्तक हैं उसमें से पहली जो ये पुस्तक मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है, इससे लिए गए हैं स्टार्टिंग के 3 चैप्टर। तो इनको इनको हम कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। भूगोल यानी ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते स्वरूप का वर्णन करना। यानी पृथ्वी का वर्णन करना और पृथ्वी में जो परिवर्तन आ रहे हैं समय पर उनका वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। बहुत सी शाखाएं हैं इसकी और बहुत से इसमें सब्जेक्ट समाहित हैं, शामिल हैं। ठीक है, बहुत से सब्जेक्ट हैं, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। भूगोल की यहाँ पर 2 शाखाओं का वर्णन हम देखेंगे, जिसमें एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल देख लेते हैं क्या है। भौतिक भूगोल भूगोल की एक भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग यानी ज़मीन पर जो धरातल है उस पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती हैं। ठीक है, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और इसमें यहाँ पर ऊपर से कट गया शायद। अब डिस्कस करेंगे हम मानव भूगोल। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच का अंतर संबंध का अध्ययन करता है, जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। यानी मानव भूगोल कंप्लीटली मानव से रिलेटेड है और भौतिक भूगोल यानी जो पृथ्वी की अलग अलग संरचनाएं हैं, पहाड़, दर्रे, माउंटेन्स, ठीक है, या समुंदर, इन सभी चीज़ों के भौतिक संरचना जो है पृथ्वी की, उसके बारे में हम उसमें अध्ययन करते हैं। तो भौतिक भूगोल उससे रिलेटेड है और मानव भूगोल मानव से रिलेटेड है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। मनुष्य और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। भूगोल की इस शाखा यानी मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के समय हुआ। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी। रेटलेज के अनुसार मानव भूगोल क्या है। देखो, रेटलेज एक विद्वान है। रेटलेज, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है। मानव भूगोल, जो आधुनिक मानव भूगोल है, उसके जनक कौन है या उसका जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन में भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसको अच्छे से रट लीजिएगा, रेटजेल। ठीक है, इनकी पुस्तक है एंथ्रोप जियोग्राफीज में लिखा है। इनकी पुस्तक है एंथ्रोप जियोग्राफीज। तो इसमें लिखा है, मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर मानव जीवित रहना चाहता है तो वातावरण से कंप्लीटली उसको संपर्क रखना होगा कंटिन्यूसली। ठीक है, एलेन सी सेप्पल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? तो भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांव, शहर, सड़क, रेल नेटवर्क आदि और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है।
एलन सी सेप्पल रेटजेल के एक अमेरिकी शिष्य के अनुसार, ये क्या है, रेटजेल के एक अमेरिकी शिष्य हैं जिन्होंने खुद से जो है मानव भूगोल के बारे में अपनी विचारधारा स्पष्ट की। इनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। ठीक है। मानव भूगोल का इतिहास। मानव भूगोल का उद्भव मनुष्यों और पर्यावरण के बीच बातचीत, अनुकूलन, समायोजन और संशोधन के साथ हुआ है। ठीक है। खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, मानव भूगोल का इतिहास। ठीक है। तो खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई थी। यात्रियों द्वारा अन्वेषण ने मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया और विभिन्न समाजों के साथ बातचीत की। इसके साथ नए दृष्टिकोण, कल्याणकारी या मानवतावादी विचारधारा, विचार के कट्टरपंथी स्कूल और विचारधारा के व्यवहार विद्यालय की तरह भर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अब बात करने वाले हैं हम मानव भूगोल के क्षेत्र और उसके उपक्षेत्र क्या क्या है। मानव भूगोल प्रकृति में अंतर अनुशासनात्मक है। मानव भूगोल प्रकृति में अंतर अनुशासनात्मक है और सामाजिक विज्ञानों में अन्य बहन विषयों के साथ विशाल संबंध विकसित करता है। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों के हर पहलू की व्याख्या करते हैं। ठीक है। मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र कौन से हैं जिनमें मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है? सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल। तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास, आर्थिक, ये सभी मानव भूगोल के जो है ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है। मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा, लिंग भूगोल, ये सब भूगोल हैं जिनमें क्या होता है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं, क्षेत्रों के उपक्षेत्र। ठीक है। मानव भूगोल की विचारधारा अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोलों को देखने के नज़रिए अलग अलग हैं और विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग इसकी विचारधाराएं रखी हैं। मानव भूगोल की मुख्य 3 विचारधाराएं हैं: नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा, यानी जो सबसे पहली विचारधारा है नियतिवाद, ये देख लेते हैं। मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा से आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना है। इसका उदय 1970 यानी 1970 के दशक में हुआ। इसका जो उदय हुआ, इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों के कारण एवं निवारण पर ध्यान आकर्षित किया गया। पर्यावरणीय निश्चयवाद। मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश को ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। निश्चयवाद देखो कैसे कहते हैं, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। यानी जब मानव अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढाल ले तो उसको बोलते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। बस इतना समझना है। नव निश्चयवाद देख लेते हैं। नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई। ग्रिफिथ टेलर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा नव निश्चयवाद के संबंध में। यह 2 विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य के मार्ग को परिलक्षित करती है। यह संकल्पना दर्शाती है कि न तो यह नितांत आवश्यक है कि स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की अवस्था है। ठीक है। इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति, यानी ये मध्यम का मार्ग है। नवनिश्चयवाद क्या है? मध्यम का मार्ग। ये ना तो ये पूरी तरीके से पर्यावरण पर निर्भर है और ना ही ये पर्यावरण से बिल्कुल अलग है। ठीक है। इस संकल्पना के अनुसार
मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसी में नवनिश्चयवाद की क्या विशेषताएं हैं, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि एक नई विचारधारा है, मध्यम की विचारधारा है, मध्य में इसको लिया जाता है। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। ठीक है, और यह देखो पर्यावरणीय निश्चयवाद, पहले एक बार और क्लियर कर दूं, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? जब मानव पूरी तरीके से पृथ्वी पर निर्भर हो और पृथ्वी को एक पर्यावरण पर निर्भर हो। स्टार्टिंग में सबसे पहले यही था, जो आदिवासी लोग थे वो पर्यावरण को और जो सूरज है, चांद हैं, ठीक है, नदी है, इन सभी को जो है एक तरीके से देवी देवताओं के रूप में, झरनों को, समुंदरों को, नहरों को देवी देवताओं के रूप में पूजते थे और वो इनसे बहुत ज़्यादा डरते भी थे। ठीक है, यानी पूरी तरीके से पर्यावरण में जो है इन्हें विश्वास था और इन्हें ये था कि यही हमारे कर्ता धर्ता हैं, इन्हीं की वजह से हम जीवित हैं और ऐसा है भी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे डरते थे, इनकी पूजा करते थे, इन्हें गॉड मानते थे। उसके बाद संभावनावाद आया। संभावनावाद यानी संभावनाएं पैदा हुई, नया युग, आधुनिक युग चला। धीरे धीरे हम पर्यावरण में छेड़छाड़ करने लगे। अब मनुष्य ऐसी जगह पर भी जाने लगा जहाँ पर पर्यावरण उसके अनुकूल नहीं है। ठीक है, किसके द्वारा? आधुनिकीकरण के द्वारा। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आने लगी। अब मनुष्य ऐसी जगह पर भी जा सकता है, रह सकता है जहाँ पर रहना पहले संभव नहीं था। यानी कहीं अगर ज़्यादा बर्फ़ है या ज़्यादा गर्मी है, बहुत अत्यधिक गर्मी है, तो अब कुछ जुगाड़ कर टेक्नोलॉजी के द्वारा वहाँ पर रहा जा सकता है और लोग रहते भी हैं रिसर्च वगैरह करने के लिए, जैसे अंटार्कटिका वगैरह में। पहले वहाँ पर इतना जाना या रहना संभव नहीं था। ठीक है, तो ये दूसरी विचारधारा थी। अब तीसरी जो विचारधारा है वो मध्यम की है। ठीक है, ना तो मतलब पूरी तरीके से ये कि हम पूरी तरीके से भाई बदल सकते हैं पृथ्वी को, पर्यावरण को, ठीक है, और पूरी तरीके से इसको जो है अपने अनुरूप कर सकते हैं, साथ ही ना ये कि हम उस पर पूरी तरह डिपेंड हो जैसे पहली विचारधारा थी। तो ये मध्यम का मार्ग है। ये पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने का बल देती है कि उसको नुकसान भी ना हो और हमारा काम भी निकल जाए। ठीक है, इस पर जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है इसके द्वारा। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जी सकता है, यानी प्रकृति के बगैर। ठीक है, और न ही उस पर पूरी तरीके से निर्भर। प्रकृति, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना एवं उसे विनाश से बचाना होगा। यानी मध्यम का मार्ग, उसका इस्तेमाल भी करना है, साथ ही उसके बचाव के लिए भी उपयोग करने हैं। प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए, प्रकृति की जो देन है उनका प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरणतः औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना, खनन करते समय अति दोहन से बचाना। नियतिवाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। ठीक है, मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतया प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। रेडजेल, रिटर, हम्बोल्ट, हटिंगटन आदि नियतिवाद के प्रमुख समर्थक हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर यहाँ पर भी पढ़ा था। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं। निश्चयवाद है और संभावनावाद है। अब एक नया जो है विचारधारा आई है, नियतिवाद। नियतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरणीय कारकों को प्रभावित होता है। उदाहरणतः आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता, किसानों की जलवायु पर निर्भरता, जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन, ये मैंने भी ऊपर डिस्कस किया था। ये जो सबसे पहला है वो नियतिवाद। ठीक है, देन संभावनावाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। यानी कुछ हद तक उसमें जो है कुछ परिवर्तन करने लगा है, मानो उसमें छेड़छाड़ करने लगा है पर्यावरण में। वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मौसम का पता लगाकर पहले ही जो है बहुत से इंतजाम कर सकता है, पहले ही मैनेज कर सकता है उस चीज़ को। मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता
की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। ठीक है, यानी मानव अगर किसी पहले क्या था, मानव पूरी तरीके से निर्भर था प्रकृति पर, अब ये उससे अलग हटकर उससे स्वतंत्र होने की और एक कदम है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखा है संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में दिखाता है। उदाहरणतः नदी पर पुल, अब पहले क्या था, मनुष्य नदी को पार नहीं कर सकता था, वो उसकी सीमा थी, लेकिन अब उसने प्रकृति में छेड़छाड़ कर उस पर ऊपर पुल बना दिया, उसे पार कर आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है खेती, परिवहन, ठीक है, नए नए साधन आ गए जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह, अब ये इनके द्वारा ऐसी जगहों पर भी जाना संभव है जहाँ पर पहले नहीं जा सकता था। मान लो कोई माउंटेन है, उसके ऊपर जाना है तो काफ़ी कठिनाई थी, लेकिन अब जाया जा सकता है। मनुष्य का प्रकृतिकरण। मनुष्य तकनीक की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करता है। यह सांस्कृतिक विकास के स्तर को इंगित करता है। भौतिक पर्यावरण के साथ आदिम समाजों की बातचीत को पर्यावरणीय नियतावाद कहा जाता है, जो मनुष्यों का प्राकृतिकरण है। प्रकृति का मानवीकरण। देखो ये क्या है, मनुष्य का प्रकृतिकरण, यानी मनुष्य का जो है, एक बार और देख लेते हैं। मनुष्य तकनीक की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करता है। तकनीक की मदद से मनुष्य जो है प्रकृतिकरण करता है उसका, इन तक अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भौतिक उसका पर्यावरण में छेड़छाड़ करता है। भौतिक वातावरण पर्यावरण के साथ आदिम समाजों की बातचीत को पर्यावरणीय नियतवाद कहा जाता है। और जो मनुष्यों का प्रकृतिकरण है। प्रकृति का मानवीकरण क्या है, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मानव ने प्रकृति को संशोधित करना शुरू कर दिया है, सांस्कृतिक परिदृश्य बनाया है, इसे भोगवाद या प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, मनुष्य का प्रकृतिकरण, यानी मनुष्य जब प्रकृति के अनुरूप चले, प्रकृति को ज़्यादा माने, प्रकृति को मतलब उसकी पूजा करे, उस पर पूर्णतः निर्भर रहे, तो वो है मनुष्य का प्रकृतिकरण। अब देख लेते हैं नीचे, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, प्रकृति अब मानव के अनुरूप बदल रही है, मनुष्य उसको अपने अनुरूप ढाल रहा है। ठीक है, जुगाड़ कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर तो उसको अपने अनुरूप बना रहा है, तो ये है प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा नवनियतावाद का एक मध्य मार्ग पेश किया गया, जिसका अर्थ है कि न तो पूर्ण आवश्यकता यानी पर्यावरणीय नियतवाद जिस तरीके से की स्थिति है, और न ही पूर्ण स्वतंत्रता यानी अधिभोग की स्थिति है, यानी नियतिवाद और जो संभावनावाद है उसके बीच का मार्ग है। ठीक है, ये चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अब चैप्टर हमारा 2 आ चुका है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व व वृद्धि के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर नेम है आपका। यहाँ पर चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि आप फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझा तो इस वीडियो को एक बार और देखिए, साथ ही पॉज कर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर लोगों के वितरण की व्यवस्था, यानी पृथ्वी की जो सतह है उस पर लोगों के वितरण, उनके रहने, अलग अलग जगह रहने का जो है व्यवस्था। जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है, क्योंकि दुनिया की 90% आबादी अपने भूमि क्षेत्र के लगभग 10% में रहती है, और दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान करते हैं। इन 10 देशों में से 6 एशिया में स्थित हैं। यानी इसमें देखो क्या बताया, विश्व की जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता, क्योंकि दुनिया की जो 90% आबादी है, पूरी दुनिया की जो 90% आबादी है उसका वो जो है पूरे भूभाग के केवल 10% क्षेत्र पर रहती है। ये क्लियर है। देन अगला टॉपिक, दुनिया के 10 सबसे जो बड़े देश हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, बड़े देश मतलब ज़्यादा आबादी वाले देश, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ज़्यादा टॉप 10 जो देश हैं वो 60% योगदान निभाते हैं किसमें, जनसंख्या में। मतलब 10% दस जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, दुनिया की 60% आबादी उनके अंदर है, और वो 10 देश उन 10 देशों में से 6 एशिया में हैं। तो आप देख सकते हो एशिया जो है एक ज़्यादा आबादी वाला, सबसे ज़्यादा आबादी वाला कॉन्टिनेंट है।
ठीक है। अब देखते हैं इसमें जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व, एक मिनट, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी 1 किलोमीटर का आपको इसमें दायरा ले लीजिए कि उसमें 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति रहते हैं पर, यानी किसी अगर राज्य का, किसी क्षेत्र का हमें निकालना है जनसंख्या घनत्व, तो प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति निवास करते हैं उनकी संख्या। इसका मतलब भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच का अनुपात, यह आमतौर पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या क्षेत्र के घनत्व में मापा जाता है। ठीक है। कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं, जैसे उत्तर के पूर्वी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी एशिया। कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत कम आबादी है। साथ ही भूमध्य रेखा के जो पास हैं उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, जबकि कुछ क्षेत्रों में मध्य चीन, दक्षिण भारत, नॉर्वे, स्वीडन आदि जैसे घनत्व वाले देश भी हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व की गणना किस तरीके से की जाती है। जनसंख्या घनत्व मापने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। उदाहरणतः मान लीजिए कि देश की जनसंख्या 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख है। ठीक है, मान लीजिए कि देश की जो जनसंख्या है वो 10 लाख है, और यानी 10 लाख, और वहाँ का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर है। इस स्थिति में वहाँ का जनसंख्या घनत्व हुआ 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 100 व्यक्ति, एक एवरेज जो निकला है वो हर एक किलोमीटर में, यानी आपको लगभग 100 व्यक्ति देखने को मिल जाएंगे। एग्जैक्ट नहीं है कि 1 किलोमीटर में 100 ही आदमी रहेंगे। ठीक है, ये एक औसत निकाला जाता है, एक एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। नोट देख लीजिए यहाँ पे, ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होती है उन्हें सघन आबादी वाला क्षेत्र, यानी ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर, अब ऐसे में देखो तो इसमें ऐसा क्या होगा, एवरेज जो है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल निकला है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जिनमें 200 से ज़्यादा है या 200 है, तो इस सिचुएशन में वो एवरेज से ऊपर हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र कहा जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? किसी क्षेत्र में निश्चित समयावधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को, किसी क्षेत्र में एक निश्चित समयावधि यानी 5 साल ले लिया गया है, 1 साल लिया है, 3 साल लिया है, उस निश्चित समयावधि में होने वाला जनसंख्या की वृद्धि में जो परिवर्तन है वही जनसंख्या वृद्धि दर होती है। जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। अच्छा देखो, इसमें क्या कहा गया है, जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है वो जनसंख्या वृद्धि है, और इसी को जब हम प्रतिशत में दिखाते हैं वो तो जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा आप। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। कंटेंट आप देखिए बहुत ही आसान भाषा में है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर यानी प्लस। किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर, इसको ध्यान से सुनिएगा, जब जन्म दर यानी जन्म ज़्यादा हो बच्चों का, मृत्यु दर से कम हो, ठीक है, यानी मृत्यु दर से जन्म दर कम हो, तब वह जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाती है। एक बार ध्यान से और सुनिएगा, जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, यानी मृत्यु ज़्यादा हो रही है और जन्म कम हो रहा है, तो ऋणात्मक यानी माइनस, मैंने इसमें प्लस बोल दिया होगा स्टार्टिंग में, तो ये माइनस यानी जनसंख्या में कमी आ रही है। ठीक है, यानी मृत्यु ज़्यादा हो रही है और बच्चे जन्म कम ले रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आसानी से आप इसी को देख लीजिए, जब जन्म ज़्यादा कम हो रहा है और मृत्यु ज़्यादा, तो कमी होगी जनसंख्या। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना, जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि है उसकी गणना किस तरीके से की जाती है, तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना दिए गए सूत्र द्वारा की जा सकती है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, ऐसे कोई भी टॉपिक आ जाए इससे रिलेटेड, तो आप उस टाइम ये जो फॉर्मूला है इसको लिख सकते हो, एक अच्छा इंप्रेशन ये डालेगा। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर निकालते हैं हम, जन्म दर
माइनस मृत्यु यानी जन्म और मृत्यु माइनस मृत्यु यानी जितने जन्म हुए उसमें से जितनी मृत्यु हुई, प्लस दूसरी तरफ है अप्रवास या उत्प्रवास। ठीक है, तो इस तरीके से हम जनसंख्या वृद्धि दर को, जो वास्तविक वृद्धि दर है, उसको मापते हैं। अब अगला देख लेते हैं प्राकृतिक कारक क्या है इसके। जनसंख्या वृद्धि के, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारक। प्राकृतिक कारक, उच्चावच, पर्वतीय, पठारी अथवा उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वर होती है, एक तो उपजाऊ होती है भूमि, और साथ ही कृषि की जा सकती है। जहाँ पर कृषि की जा सकती है, भूमि एक अच्छी है, उर्वर है, और वहाँ पर एक उपजाऊ भूमि है, तो ये कारण होता है जनसंख्या का वहाँ पर बसना ज़्यादा होता है। यही कारण होता है कि नदी घाटियों में, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, होंग हो आदि की घाटियाँ अधिक घनी बसी हुई हैं। ठीक है, जलवायु भी बहुत महत्वपूर्ण एक सेगमेंट है। अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती है। आप देखिए अंटार्कटिका जो सबसे ऊपर या नीचे है, जो अटलांटिक है या अंटार्कटिका है, वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है, या जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या जैसे भारत में ही देख लीजिए आप, राजस्थान है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम है। हालांकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा है राजस्थान का, लेकिन जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है नदियाँ हैं। ठीक है, इस वजह से ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा रहती है, जहाँ पर उनके अनुकूल परिस्थिति रहती है और अनुकूल जलवायु होती है। एक नॉर्मल, एक मध्यम मिड की जो जलवायु होती है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, बरसात भी एवरेज सी, तो यहाँ जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा रहना पसंद करती है। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। कौन से? जहाँ पर ज़्यादा और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी होती है, वो विरल क्षेत्र यानी कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जैसे मरुस्थल व पहाड़ी क्षेत्र। मानसून प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, जैसे एशिया के प्रदेश जहाँ पर मानसून होता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या रहना ज़्यादा पसंद करती है और ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। मृदा यानी मिट्टी, जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वर शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी मृदा अगर अच्छी है, उर्वर है, उपजाऊ है, तो ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या रहना ज़्यादा पसंद करती है और जनसंख्या ऐसे क्षेत्र में ज़्यादा मिलती है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें अधिक पैदा की जाती हैं तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक आती है। इसलिए नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हैं। जल की उपलब्धता, जल अगर साफ़ सुथरा मिल रहा है तो जनसंख्या रहेगी, जनसंख्या बढ़ेगी। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं राजस्थान में जहां पर कई किलोमीटर तक पानी नहीं है, तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है। जैसे हालांकि भारत में इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर बोरिंग कर आसानी से पानी लिया जा सकता है। बहुत सी यहाँ पर नदियाँ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी जनसंख्या वृद्धि के लिए। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सर्वाधिक सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। नदी घाटियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा बसी हुई क्षेत्र हैं विश्व के। वनस्पति, अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं हुई। अगर मान लो कोई जंगल है तो वहाँ पर जनसंख्या कहाँ मिलेगी? जनसंख्या ज़्यादा जंगल में भी नहीं रहती। तो लेकिन जो कोणधारी वनों की अधिक आर्थिक उपयोगिता अधिक है, इसलिए लोग उन्हें काटने के लिए वहाँ बसते हैं। जो ऐसे वृक्ष हैं जहाँ जो मतलब जिनका व्यापार किया जा सकता है, लकड़ी जिनकी महंगी होती है या आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या रह सकती है। ठीक है, ऐसा जंगल जहाँ काम के पेड़ वगैरह ज़्यादा नहीं हैं, तो ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या नहीं रहती। आर्थिक कारक क्या हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि में? परिवहन का विकास, परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों से परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र सघन आबादी वाले हैं। जहाँ पर परिवहन अच्छा होगा, सड़कें होंगी, रेल मार्ग ज़्यादा होंगे, ठीक है, और बहुत से वाहन चलाए जा सकते हैं वहाँ पर, तो सभी मोहल्ले, सभी जो है वहाँ पर सभी सिटीज़ तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, पूरी तरीके से एक परिवहन जाल बिछा हुआ है, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहना पसंद करती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह सब लगाई जा सकती हैं, माल ले जाया जा सकता है, व्यक्ति भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं। तो इन सिचुएशन में इन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा रहती है।
नगरीकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों और नगरीय केंद्रों की वृद्धि एवं उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करती है। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र आर्थिक रूप से लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, धार्मिक व सांस्कृतिक कारक देख लेते हैं। धार्मिक कारक, जनसंख्या आधारित धार्मिक कारकों से लोग अपने देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। धार्मिक अगर कारक हैं, मान लो किसी देश में किसी व्यक्ति को उसका धर्म नहीं मान्य दिया जा रहा है या उसके धर्म को फॉलो करने में उसे कठिनाई आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वो देश को छोड़ने तक मजबूर हो जाता है और छोड़ सकता है। ठीक है, धर्म इतनी बड़ी चीज़ होती है, तो जहाँ पर उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी वो वहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इस टॉपिक पर भी जनसंख्या निर्भर करती है कि उनके अनुकूल धार्मिक जो है व्यवस्था है या नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तान क्षेत्र में नया देश इजराइल बनाना पड़ा था। ठीक है, राजनीतिक कारक भी होते हैं। किसी देश में गृह युद्ध चल रहा है, अशांति है, तो ऐसे सिचुएशन में जैसे मान लो आगे देखेंगे हम, अशांति आदि के कारण भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या कम होती है। उदाहरण के लिए फारस की खाड़ी का युद्ध, श्रीलंका में जातीय संघर्ष आदि के कारण जनसंख्या का पलायन होना, यानी जनसंख्या पलायन कर जाती है, वहाँ से छोड़ कर लोग चले जाते हैं अन्य देशों में, अन्य राज्यों में। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये पॉइंट्स बहुत निर्भर करते हैं जनसंख्या के वितरण को। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। 3 ऐसे घटक हैं, 3 ऐसे पॉइंट हैं जो जनसंख्या के परिवर्तन को दर्शाते हैं। ठीक है, क्या है देख लेते हैं। जन्म दर, अशोधित जन्म दर को प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके उच्च होने या निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन से सीधा संबंध होता है। ठीक है, जब जन्म दर बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ेगी, घटती है तो घटेगी, सीधा संबंध इसका जनसंख्या वितरण से है, जनसंख्या के परिवर्तन से है। जनसंख्या वृद्धि होने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती, अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है। अगर जनसंख्या को बढ़ाना है तो मृत्यु दर भी घटानी होगी, तब अगर जन्म दर ज़्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में यही सफिशिएंट नहीं रहेगा। जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर को घटाना होगा और जन्म दर को बढ़ाना होगा, तब जनसंख्या बढ़ेगी। ये नहीं कि जन्म दर तो बढ़ रही है साथ ही मृत्यु दर भी बढ़ी है तो इतने ही लोग जिएंगे उतने ही लोग मरेंगे, तो उस सिचुएशन में ये घटेगी जनसंख्या। ठीक है, तो जन्म दर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मृत्यु दर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत उद्गम स्थान को छोड़कर जाना व गंतव्य स्थान पर आकर बसना दोनों सम्मिलित हैं। उद्गम स्थान यानी जहाँ से वो छोड़ रहा है, जहाँ से वो रह रहा था, जहाँ से वो हट रहा है या जहाँ से निकल रहा है। ठीक है, यानी उसका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को वो छोड़ रहा है, और गंतव्य यानी जहाँ पर उसको पहुँचना है, उसका डेस्टिनेशन है। ऐसे क्षेत्र को ये दोनों क्षेत्र जो है स्थान पर आकर बसना दोनों सम्मिलित हैं इसमें। और प्रवास स्थायी व मौसमी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है मौसम के कारण कुछ लोग प्रवास कर रहे हों, फिर वहाँ पर आ जाएंगे जब मौसम सही हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये बहुत से कारक हैं जो प्रवास में सम्मिलित हैं, ये जनसंख्या परिवर्तन में योगदान निभाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रवास के कारण क्या क्या हो सकते हैं। प्रवास के अपकर्षक कारक हो सकते हैं और प्रकाश के प्रतिकर्षक कारक हो सकते हैं। प्रवास के अपकर्षक कारक देखते हैं। प्रवास के अपकर्षक कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित बनाते हैं। यानी जो डेस्टिनेशन है, अगर कोई स्थान ज़्यादा आकर्षित कर रहा है लोगों को, तो ये क्या कहलाएगा, अपकर्षक कारक। ये कारक निम्न हो सकते हैं। क्या क्या कारक एक जनसंख्या को जो आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ, तो काम का बेहतर होना, रहन सहन यानी लाइफ स्टाइल अच्छा होना उस क्षेत्र का। मान लो जैसे दिल्ली है तो यहाँ पर काम बहुत लोगों को मिलता है, साथ ही लाइफ स्टाइल एक अच्छा है, शांति तो है कह नहीं सकते, लेकिन लोग ये इनमें से कोई भी एक हो सकता है। जैसे काम के लिए बहुत से लोग आते हैं बिहार से, नेपाल से, ठीक है, या अन्य जगह से, बहुत सी जगह से आते हैं। ठीक है, या रहन सहन किसी जगह अच्छा है तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा एक्टिव होगी वहाँ पर जाने के लिए। ठीक है,
और शांति व स्थायित्व, अनुकूल जलवायु होना, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होगा वहाँ पर वो रहेगा। प्रवास के प्रतिकर्षक कारक क्या हैं? प्रवास के प्रतिकर्षक कारक उद्गम स्थान को उदासीन स्थल बनाते हैं, यानी जो स्थान वो छोड़ रहा है वो उसके लिए उदासीन है, यानी उसको वहाँ पर मज़ा नहीं आता या अच्छा फील नहीं होता, उसके लिए वो अनुकूल नहीं है। इन कारणों की वजह से लोग इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट, यहाँ पर नहीं है कंप्लीट, आगे देख लेते हैं। और ये प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। ठीक है, प्रतिकर्षक कारक जो हैं वो इस तरीके से हैं, देख लेते हैं इन्हें भी। एक मिनट, जी ये रहे, देखिए रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन यानी लाइफ स्टाइल जो है वो निम्न है। राजनीतिक परिस्थितियां, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, ये अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा हैं तो इस स्थिति में वो क्षेत्र लोगों के लिए अनुकूल नहीं और लोग उस क्षेत्र को छोड़कर प्रवास कर जाएंगे वहाँ से। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? ठीक है, जनसंख्या वृद्धि अगर हो रही है उससे क्या क्या समस्याएं एक समाज में उत्पन्न होती हैं, क्या क्या समस्याएं एक देश को, एक राज्य को, एक शहर को फेस करनी पड़ती हैं। संसाधनों पर अत्यधिक भार, यानी संसाधनों पर अत्यधिक बोझ हो जाता है। संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास होता है, मतलब उनका नुकसान होता है, बहुत तीव्र गति से वो घटते हैं। मान लो पेट्रोलियम है या कोई भी संसाधन है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा चाहिए, पेट्रोलियम भी ज़्यादा चाहिए, जो विभिन्न साधन हैं उनका लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी ज़्यादा लगेगी, लोहा ज़्यादा लगेगा, तो इस सिचुएशन में जो संसाधन है उनका ह्रास होता है। जनसंख्या के कारण जनसंख्या के भरण पोषण, यानी उनके जो खाद्य संसाधन हैं उनकी भी कमी होती है। ऐसे सिचुएशन में उस देश को बाहर से खरीदना पड़ता है, एक राज्य को बाहर से खरीदना पड़ा है दूसरे राज्यों से, तो इस सिचुएशन में आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो सकता है। विकास की गति का अवरुद्ध होना, विकास कहीं ना कहीं फिर पूरा जो स्टेट है या राज्य है या शहर है उस जनसंख्या के भरण पोषण, उसकी लाइफस्टाइल को सुधारने या उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही बस रह जाता है, और वो अपनी जो अच्छा विकास है इन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं दे सकता ध्यान। तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं हैं। जनसंख्या ह्रास के परिणाम क्या होते हैं? जब जनसंख्या घटती है तब क्या परिणाम होते हैं? अभी हमने जाना जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो क्या समस्याएं आएंगी। अब जानेंगे हम जनसंख्या ह्रास के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर जनसंख्या घट रही है तो क्या क्या नुकसान है एक देश को, एक राज्य को, एक जो है शहर को झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए। संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। ठीक है, संसाधनों का जो है उस क्षेत्र में संसाधन हैं उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो पाता, वो बचे रहते हैं, बेकार जाते हैं। ठीक है, समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही अस्थिर हो जाती है, देश का भविष्य चिंता व निराशा में डूबा रहता है, क्योंकि जनसंख्या ही एक किसी देश, किसी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर जनसंख्या बहुत कम होगी तो इस सिचुएशन में डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ पर लोग ही नहीं होंगे उन संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए, तो किस तरीके से डेवलपमेंट होगा? तो इस सिचुएशन में भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। ठीक है, किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहाँ के आर्थिक विकास पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है, यानी जो फाइनेंशियली किस तरीके से इम्पैक्ट करता है बढ़ती हुई जनसंख्या, किस तरीके से अपने जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में वो जनसंख्या बढ़ रही है उसको किस तरीके से वो प्रभावित करती है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अनेक प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे भोजन की समस्या। तीव्र गति से जनसंख्या की, ये अभी हमने ऊपर वैसे पढ़ा है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो क्या क्या समस्याएं एक देश को देखने के लिए या एक क्षेत्र को देखने को मिलती हैं। साथ उन्हीं को हम फाइनेंशियली कनेक्ट कर देंगे, जैसे भोजन की समस्या हो रही है तो इस सिचुएशन में उसको बाहर से भोजन खरीदना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो ज़्यादा पैसा खर्च होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, आवास की समस्या होती है, उनके रहन सहन की, उनकी जगह कम पड़ेगी। ठीक है, जो बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास स्थानों की कमी हो जाती है। ठीक है, ऐसे में लोग जनसंख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो झोपड़पट्टियों में या स्लम्स एरिया में रहने लगते हैं। बेरोजगारी बढ़ती है, जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो देश कहाँ तक उनको रोज़गार देगा। ज़्यादा जनसंख्या तो इसको भी
कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, बेरोजगारी को बढ़ाती है। निम्न जीवन स्तर होता है, जीवन स्तर घट जाता है, क्योंकि एक अच्छा जीवन स्तर देना राज्य के या उस क्षेत्र के बस की बात नहीं होता, क्योंकि उसकी लिमिट कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाती है। जिस क्षेत्र या जिस लिमिट को कवर कर सकता है वो लिमिट कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, वो लिमिट कहीं ज़्यादा ऊपर उठ जाती है और क्रॉस कर दी जाती है। तो इस सिचुएशन में जो जीवन स्तर है वो निम्न हो जाता है। वो कुछ ही लोगों को अच्छा जीवन प्रोवाइड या लाइफ स्टाइल अच्छी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव हो जाता है। कृषि यानी खाद्य वही चीज़ें हैं, कृषि पर ज़्यादा दबाव होगा तो खाद्य संकट आएगा। बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्नों की पूर्ति नहीं हो पाती तो भुखमरी या जो है बेरोजगारी, इन चीज़ों की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। बचत में कमी आती है, लोग बचत नहीं कर पाते, राज्य अपने पैसों में बचत नहीं कर पाता, नई नई स्कीम नहीं ला पाता। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी आती है, बहुत से जब लोग बीमार होते हैं, बड़ी संख्या में जो है बीमारियां फैलती हैं, कोई भी महामारी फैल सकती है जब बड़ी जनसंख्या होगी। साथ ही क्या होता है कि एक अच्छी जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट उसको अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाती। कहाँ तक वो मतलब अवेलेबल कराएगी, किस स्तर तक वो अवेलेबल कराएगी, उसका स्तर कहीं ज़्यादा कम छोटा पड़ जाता है जब जनसंख्या अत्यधिक जो है बढ़ जाती है। ठीक है, जनांकीय संक्रमण क्या होता है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। जनांकीय संक्रमण क्या है, देखिए एक बार और देख लेते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जो जनसंख्या है उसके पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित में उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो उस समाज में उच्च जन्म व उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहते हैं। ठीक है, तो यही जनांकीय चक्र है। ठीक है, ये अवस्थाएं निम्न हैं, इन अवस्थाओं को देख लेते हैं एक बार। प्रथम अवस्था इसकी क्या है जनांकीय चक्र की? प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। जब उच्च जन्म मतलब जब जन्म ज़्यादा होगा और मृत्यु भी ज़्यादा होगी तो तब क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। इस सिचुएशन में क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है, क्योंकि जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। उच्च है वो, जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है। ठीक है, और अधिकतम लोग प्राथमिक व्यवसाय में होते हैं। बड़े परिवार संपत्ति माने जाते हैं और प्रत्याशी निम्न होते हैं। जीवन प्रत्याशी जो है निम्न होती है, यानी जीवन प्रत्याशी दर जो है किसी क्षेत्र की जीवन प्रत्याशी दर उसको बोलते हैं जो एवरेज मतलब ईयर्स हैं कि इस क्षेत्र के लोग एवरेजली इतने साल तक जीते हैं तो वो जीवन प्रत्याशा होती है, तो वो भी निम्न होती है इस अवस्था में। इसी में देखते हैं अगला नेक्स्ट द्वितीय अवस्था। इस अवस्था में आरंभ में क्या होता है? उच्च जन्म स्तर बनी रहती है, उच्च जन्म दर होती है, किंतु समय के साथ वो घटती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है। जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, बाद में घटने लगती है। ठीक है, तृतीय अवस्था क्या है? इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर कम हो जाती है, लगभग संतुलन की स्थिति होती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है और अथवा बहुत कम वृद्धि होती है जनसंख्या की। इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित हो जाती है और तकनीकी ज्ञान के द्वारा विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये तीन अवस्थाएं थी जनसंख्या की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को एंड कर देता हूँ। अगली वीडियो में हम 2 चैप्टर और लेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा, लेकिन या जो बच्चे पहले इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं उनका रिविज़न हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।